नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नवाबों, निजामों, सुल्तानों के खिलाफ नहीं बोलते कांग्रेस के शहजादे। कर्नाटक में राजा महाराजाओं पर राहुल गांधी के दिए गए विवादित बयान पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री। कहा, कांग्रेस की तुष्टीकरण की मानसिकता खुलकर आई सामने। कर्नाटक में प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां। कहा, कांग्रेस का वर्क कल्चर है, ब्रेक करो और ब्रेक लगाओ। कांग्रेस देश की एकता को ब्रेक कर रही है और डेवलपमेंट के कामों पर लगा रही है ब्रेक। प्रधानमंत्री ने कहा, पीएफआई है कांग्रेस की लाइफलाइन। दिल्ली में चुनाव के दौरान ही कांग्रेस में अंदरूनी उठापटक। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की बढ़ी टेंशन। लवली ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर उठाए सवाल। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ नहीं रुक रहा है अत्याचार और हिंसा। भाजपा की महिला नेता को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला कर किया लहूलुहान। भाजपा ने कहा, चुनाव में जनता देगी ममता को जवाब। चुनावी समर में दिग्गजों की हुंकार। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर साधा निशाना। इंडी गठबंधन के नेताओं ने मांगे वोट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सहित तमाम दलों के नेताओं का प्रचार। आपके जेल का जवाब वोट से चुनावी गीत पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक। कहा, कैंपेन सॉन्ग के कंटेंट में बदलाव करे। आम आदमी पार्टी प्रसारित करने से पहले निर्वाचन आयोग से अनुमति लेने के लिए सबमिट करने को भी कहा। देश के कई राज्य भीषण गर्मी की चपेट में। भुवनेश्वर में तापमान ने पिछले 10 सालों का तोड़ा रिकॉर्ड। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक बिहार, झारखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु, पूर्वी उत्तर प्रदेश में लू चलने की जताई संभावना। पहाड़ों पर बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी भी अपने चुनावी भाषण में भाजपा और मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनसे राजपूत समाज नाराज हो गया है। भाजपा की ओर से कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोपों के बीच राहुल गांधी ने इस बार राजपूत समाज पर निशाना साधा है। राहुल के बयान पर सियासी बवाल मच गया। पीएम मोदी ने एक जनसभा में कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि वोट बैंक के लिए वे राजा महाराजा के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन नवाबों, बादशाहों, सुल्तानों के खिलाफ उनमें एक शब्द बोलने की ताकत नहीं है। भारत के इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है, बोलती बंद हो जाती है। और राजा महाराजाओं को गालियां दे रहे हो, उनको अपमानित करते हो। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, अपवित्र किया। कांग्रेस तो औरंगजेब का गुणगान करने वाली पार्टियों के साथ खुशी से गठबंधन करती है। दरअसल कर्नाटक के बेल्लारी में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मानो देश निर्माण में राजाओं महाराजाओं के योगदान को ही खारिज कर दिया और उन्हें अत्याचारी और जबरन दूसरों की जमीनें हड़पने वाला साबित करने की कोशिश की। राहुल के बयान ने सियासी हंगामा खड़ा कर दिया। बीजेपी नेता अमित मालविया ने राहुल गांधी के बयान का वीडियो शेयर किया और उनसे तुरंत राजपूत समाज से माफी की मांग की। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। राहुल गांधी के विवादित बोल की बीजेपी के तमाम नेताओं ने निंदा कर उसे वोट बैंक की राजनीति करार दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को इतिहास की जानकारी नहीं है। जिन राजा महाराजाओं ने करके देश के लिए दिखाया है, आप उन पर उंगली उठा रहे हैं। जूनागढ़, हैदराबाद और भोपाल की रियासत
कि लोग आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं? बहनों भाइयों, ये लोग समाज को बांटकर राजनीति करने वाले लोग हैं। वहीं राहुल गांधी के बयान पर राजपूत समाज भी आग बबूला है। राजपूत समाज के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस की इस प्रकार की सोच देश की धरोहर बचाने वाले राजा महाराजाओं का अपमान है। एक ऐसे नेता को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस के लिए घातक हो सकता है और राजपूत समाज इसका बहुत विरोध करता है। पिछले दिनों बीजेपी नेता पुरुषोत्तम रूपाला ने राजपूत समाज पर विवादित बयान दिया, लेकिन गलती का एहसास होते ही फौरन माफी मांगकर मामले का पटाक्षेप कर दिया। वहीं अब राहुल गांधी के ताजा बयान ने बीजेपी को बैठे बिठाए एक और मुद्दा दे दिया है। बीजेपी जनता के बीच ये बताना नहीं भूल रही है कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की ओर से ऐसे बयान सोची समझी रणनीति का हिस्सा हैं, ताकि एक वर्ग को लुभाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और लोकसभा चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ रैलियों का दौर चल रहा है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तरी कर्नाटक में 4 रैलियां की। भारत माता की, भारत माता की। उत्तरी कर्नाटक में प्रधानमंत्री का तूफानी चुनावी प्रचार, एक के बाद एक 4 रैलियां बेलगावी, सिरसी, दावणगेरे और बेल्लारी में। कर्नाटक की बिगड़ती कानून व्यवस्था और कांग्रेस के झूठे वादे प्रधानमंत्री के निशाने पर रहे। कांग्रेस की सरकार तुष्टीकरण का दबाव उसी को प्राथमिकता देती है। उनके लिए नेहा जैसी बेटियों की जिंदगी की कीमत नहीं है, उनको तो अपने वोट बैंक की चिंता है। प्रधानमंत्री ने वोट बैंक की कांग्रेसी मानसिकता और तुष्टीकरण की राजनीति पर तीखा वार किया। उन्होंने कहा कि पीएफआई जैसे खतरनाक और देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर कांग्रेस काम कर रही है। बंगलुरु में इनके आते ही बम फोड़ते हैं आकर के आतंकी। ये लोग बयान देते हैं क्या, गैस का सिलेंडर फटा है। अरे आपका दिमाग फटा है कि गैस का सिलेंडर फटा है? हो क्या गया इन लोगों को? और जब मामला एनआईए के पास गया तब जाकर के बंगाल में जाकर के उनको दबोच करके ले आए हैं भाइयों। और जिसके पीछे जिन लोगों का नाम है पीएफआई जैसे संगठन, जिसको प्रतिबंध लगा है वायनाड में, ऐसे पीएफआई के संगठनों की मदद दी जाती है तो फिर उनका तूफान और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कांग्रेस ने जिस प्रकार वोट के लिए पीएफआई जैसे संगठनों की मदद दी है, उनसे सहाय ली है, और ऐसे ही कारणों से ऐसे लोगों की ताकत बढ़ जाती है भाई। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड आतंकियों के मारे जाने पर आंसू बहाने का आपको याद होगा। दिल्ली में आतंकी घटना घटी थी, कांग्रेस की एक नेता आंसू बहा रही थी कि आतंकी क्यों मारा गया। कांग्रेस में लटकते हुए विकास कार्यों और किसानों की होती दुर्दशा पर प्रधानमंत्री ने चिंता जाहिर की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस आई का मतलब है बर्बादी लाई। कांग्रेस का वर्क कल्चर है ब्रेक करो या तो ब्रेक लगाओ। कांग्रेस देश की एकता को ब्रेक करने में जुटी हुई है और डेवलपमेंट के कामों पर ब्रेक लगाने में लगी हुई है। और कर्नाटका में कांग्रेस जनता को एड्रेस नहीं कर रही है। वो सुबह शाम तय करते हैं कि नंबर 2 एक को कैसे मारेगा, एक नंबर तय करता है नंबर 2 को कैसे मारेगा। वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस द्वारा हर एक व्यक्ति की संपत्ति का सर्वे कराने और ओबीसी आरक्षण में कटौती करने को भी प्रधानमंत्री ने मुद्दा बनाया। वहीं उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस अपनी हार देखकर घबरा रही है। प्रधानमंत्री ने राज्य की लोकसभा सीटों पर प्रचंड जीत का दावा किया। राज्य की कुल 28 में से 14 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। बची हुई 14 सीटों पर 7 मई को मतदान होना है। 2019 के चुनाव में भाजपा ने
राज्य की 28 में से 25 सीटों पर एक तरफा जीत हासिल की थी। चंद्रशेखर, आयशा, नितेंद्र और अश्वनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए जा गए एक निजी चैनल के साक्षात्कार वीडियो को साझा कर ओडिशा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल साइट एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी के संदेश को साझा किया। भारतीय जनता पार्टी वहां अलग रही है। बीजेडी ने मुद्दों के आधार पर केंद्र में हमारा समर्थन किया था, मुद्दों के आधार पर जी। और ऐसे बहुत से दल हैं जो मुद्दों के आधार पर हमें समर्थन देते रहे हैं। तो बीजेडी का हमारा नाता हो रहा, राज्य के अंदर हम बिल्कुल, उड़ीसा की पूरी अस्मिता खत्म हो रही है भाई। उड़ीसा की अस्मिता संकट में है। उड़िया लैंग्वेज वो खतरे में आ रही है। और मैं नहीं मानता कि उड़िया के लोग अब ये लंबे अरसे तक इसको सहन कर सके। इतने संसाधन है जी, आज उड़ीसा देश का रिचेस्ट स्टेट बन सकता था जी, रिचेस्ट स्टेट, लेकिन क्या हालत बना के रखी है। तो अब उड़ीसा के सामान्य मानवी के अंदर एस्पिरेशंस है जी, और मुझे लगता है कि हमें सेवा का मौका मिलना चाहिए। हम उड़ीसा को कहां से कहां पहुंचा के देंगे। और मिशन 2024 के लिए सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत से चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी लोकसभा चुनाव में देश के अलग अलग हिस्सों में प्रचार अभियान को धार देने में लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के बाकी बचे 5 चरणों के लिए एनडीए के दिग्गज प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इस कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के एटा, मैनपुरी और इटावा में जनसभाएं की। उन्होंने कांग्रेस, सपा और इंडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। वहीं पश्चिम बंगाल के बहरामपुर की रैली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संदेशखाली मुद्दे पर ममता सरकार को घेरते हुए उन पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने अहमदाबाद में उत्तर भारतीय महासम्मेलन में हिस्सा लिया। अहमदाबाद में प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों में बीजेपी के बढ़ते जनाधार का भी जिक्र किया। कार सेवकों पर गोली चलाने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी को वोट देना है या राम मंदिर बनाने के लिए अपनी सरकारें कुर्बान करने वाली भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को वोट देना है। जो यहां पर शाहजहां शेख के द्वारा संदेश खाली में जो घटना घटी और जो महिलाओं का उत्पीड़न हुआ, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, जिस तरीके का वातावरण बना, और ममता दीदी महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी संदेश खाली में शाहजहां शेख को बचाने का हर संभव प्रयास करती रही। पूरे देश में चुनाव प्रचार के लिए मैं जा रहा हूं। ऐसे ऐसे राज्यों में भी मेरा जाना हुआ है, जैसे तमिलनाडु और केरल, जहां कुछ साल पहले तक भारतीय जनता पार्टी का कोई खास जनाधार नहीं था और हमें एक भी सीट पर वहां पर विजय प्राप्त नहीं होती थी। मैं कह सकता हूं कि वहां बीजेपी केवल मजबूती के साथ लड़ ही नहीं रही है, बल्कि कई सीटों पर हम वहां पर विजय हासिल करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धर्म जयगढ़ में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बैतूल में, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में जनसभाएं की। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में चुनावी सभा को संबोधित किया और सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस और सपा बसपा का जो हिडन एजेंडा है उनके घोषणा पत्र से उजागर होता है। वे फिर से प्रदेश को, देश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। भारत का विभाजन की आधारशिला रखना चाहते हैं। मेहनत के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने सुरक्षा का, निवेश का, रोजगार का जो बेहतर माहौल बनाया है, इसमें बैरियर बन करके लोग आए हैं। हमें देश के विकास में किसी को बैरियर नहीं बनने देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने नामांकन दाखिल करने से पहले अयोध्या पहुंचकर भगवान श्री राम के दर्शन कर
जीत का आशीर्वाद लिया। वो सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। भाजपा नेता और राजस्थान सरकार में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने हैदराबाद में राजस्थानी प्रवासी सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने हैदराबाद से भाजपा प्रत्याशी माधवी लता के पक्ष में प्रचार भी किया। इनके अलावा भी एनडीए के कई दिग्गज नेताओं ने चुनावी रैलियों को संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी 9वीं लिस्ट जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से सैयद दानिश, अमेठी से रवि प्रकाश मौर्य और आजमगढ़ से सबिहा अंसारी चुनाव लड़ेंगी। और दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। इससे पहले भाजपा ने आरक्षण हटाने के गृह मंत्री अमित शाह के वीडियो को फर्जी बताया था और इस पर आपत्ति भी दर्ज की थी। और वहीं दिल्ली में लोकसभा की सभी 7 सीटों पर छठवें चरण में 25 मई को मतदान होना है। बीजेपी ने इस बार चांदनी चौक लोकसभा सीट से प्रवीण खंडेलवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। डीडी न्यूज की संवाददाता प्रवीण खंडेलवाल से उन्होंने खास बातचीत की है, आप भी देखिए। चांदनी चौक लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चुनावी मैदान में प्रवीण खंडेलवाल जी को उतारा है। प्रवीण खंडेलवाल जी, कितनी चुनौती में? चुनौती बिल्कुल भी नहीं है, और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में जो काम किया है और विश्वास और विकास की जो इतनी बड़ी लकीर खींच दी है, तो इसलिए कोई चुनौती सामने है ही नहीं। कांग्रेस की हालत तो बड़ी टूटी फूटी है, ना उनके पास नीति है, ना नेता है, ना नेतृत्व है, ना लोग हैं। और मेरी इस बात को कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफ़ा दे दिया, तो मेरी बात उससे स्पष्ट हो गई है कि 138 साल पुरानी वो कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी कहने का दावा करती है, दिल्ली में 10 साल पुरानी एक पार्टी की जूनियर टीम बनकर के काम कर रही है। इससे ज़्यादा राष्ट्रीय दुर्गति किसी पार्टी की हो नहीं सकती। आपके सामने जेपी अग्रवाल जी खड़े हुए हैं और लगातार उनका एक ही कहना है कि मेरे पास एक्सपीरियंस है। जो लोग सांसद हैं या जो लोग भी सांसद बनते हैं, वो ज़रूर अपने क्षेत्र में काम करते होंगे। उन्हें ये जरूर बताना चाहिए कि क्षेत्र में लोगों के लिए क्या काम किया। व्यापारियों के लिए क्या कुछ नए मुद्दे आप लेकर? देखिए, व्यापारी मेरे अस्तित्व का एक बहुत अहम हिस्सा है और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं जब भी मैं पार्लियामेंट का मेंबर बनूंगा तो निश्चित रूप से व्यापारी विषय तो मेरे केंद्र में रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जब मेरे पास जिम्मेदारी मेरे क्षेत्र के बाकी लोगों की भी आएगी तो मैं उनके साथ भी न्याय करूँगा। आप सांसद बन के आते हैं तो पहला काम आप जनता के लिए क्या? जो एक जनरल प्रॉब्लम है एक्सेसिबिलिटी की, अवेलेबिलिटी की, कनेक्टिविटी की, मैं उसको मरने नहीं दूंगा। और मैंने ये कहा कि एमपी बनने के बाद मैं फुटपाथ पर अपनी टेबल लगा करके बैठूंगा सार्वजनिक स्थान पर, जिससे जनता का कोई भी व्यक्ति मुझसे कभी भी मिल सकता है। दोनों पार्टियों की तरफ से मजबूत दावे किए जा रहे हैं जीत के, लेकिन रिजल्ट क्या होगा और जनता किस पर अपना प्यार और विश्वास जताएगी, इसका परिणाम तो 4 जून को ही निकलेगा। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ में मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज दिल्ली। और भारतीय जनता पार्टी के गुजरात अध्यक्ष CR पाटिल ने राहुल गांधी के बयान पर तंज कसा है। CR पाटिल ने कहा है कि राहुल गांधी को इतिहास की जानकारी नहीं है। उनको पता नहीं कि गुजरात के अंदर और देश के अंदर कई राजा महाराजा ऐसे आए हैं कि सबने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब कहा कि भारत के साथ जुड़ना है तो पूरे रजवाड़े उन्होंने देश को समर्पित कर दिए हैं। या बड़ौदा के राजा होंगे या अलग अलग जगह के, उन्होंने प्रजालक्षी जिस काम किया है आज भी उसकी सुगंध पूरे देश में और उसके क्षेत्र में आज भी उनके लिए मान और सम्मान की भावना लोगों के मन में है। ऐसे राजा महाराजाओं का एक इतिहास है और ऐसे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर जो उन्होंने बात की है, हम उनके साथ बिल्कुल सहमत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कांग्रेस की दोहरी नीतियों पर निशाना साधा है। हर्ष सांघवी ने कहा है कि चुनावी सीजन में कांग्रेस गरीबों, दलितों और आदिवासियों का मसीहा बनने की कोशिश करती है, जबकि हमेशा इन समाजों को आगे बढ़ने से रोकना चाहती है। चुनावी सीजन आते ही कांग्रेसियों को
गरीब, आदिवासी, मेरे दलित भाई बहन, ओबीसी, ये सब उन्हें मात्र चुनावी सभा में ही दिखते हैं। ये आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार का विरोध करने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो मात्र कांग्रेस है। कांग्रेस ने हर मुमकिन प्रयास किए कि आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनाने से कैसे रोक पाए। ये प्रयास उनके निष्फल हुए, लेकिन ये उनकी परंपरा रही है कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब जरूर से ये सभी समाजों के मसीहा बनने का वो प्रयास करते हैं। और इंडी गठबंधन के सहयोगी दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ओडिशा के केंद्रपाड़ा में चुनाव प्रचार किया तो सपा प्रमुख ने संभल में जनसभाएं की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2024 लोकसभा चुनाव में जीत की उम्मीद जताई तो आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर हमला बोला। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल उठाए। लोकसभा के चुनावी संग्राम में सत्ता की चाबी जनता के हाथ में है। कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन के सभी दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ओडिशा के केंद्रपाड़ा में जनसभा को संबोधित किया और जनता को पार्टी के चुनावी वादों की याद दिलाई। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के संभल में जनसभाएं की। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार केंद्र में सत्ता पर काबिज होती है तो लोगों की राशन की गुणवत्ता को अच्छा करने का काम करेगी। यहां पे हमारी सरकार बनेगी तो 2000 रुपए महीने ओडिशा के महिलाओं के बैंक अकाउंट में सीधा हम डाल देंगे। 3000 रुपए बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा। 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। न कोई हमारे गरीबों को अच्छा इंतजाम कर पा रहे हैं। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि समाजवादी सरकार और इंडिया गठबंधन बनेगा, सरकार बनाएगा तो जो आपका राशन है उसकी गुणवत्ता अच्छी करेंगे। बिहार में इंडी गठबंधन की तरफ से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनावी रण में दम भरा। उन्होंने जनता को नौकरी देने का वादा किया। वहीं जम्मू कश्मीर में इंडी गठबंधन के सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर में गठबंधन की मजबूती पर भरोसा व्यक्त करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि चुनाव में जीत हमारी होगी। हम लोग बार बार जो है एक बात कहते रहे कि हम लोगों ने 5 लाख नौकरियां तो दी, हम लोग जब 17 महीने रहे और लगातार जो है हमने कई बार सदन में भी इस बात को उठाया था कि लगभग अभी जो कैंसिल हुआ 1 लाख के आसपास, मेरे निकलने के बाद पेपर जो लीक हुआ उसकी जो बहाली जल्दी आनी चाहिए। सब जगह बात बन रही है, इंशाल्लाह कैंडिडेट्स बन रहे हैं, लड़ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। इंडियन अलायंस मजबूत है और इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी बख्शेगा। इधर आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने चुनाव आयोग पर ही पक्षपात का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को किसी अन्य राजनीतिक दलों का उल्लंघन नजर नहीं आता, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता सांस भी ले तो चुनाव आयोग नोटिस भेज देता है। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में उद्धव गुट के शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि देश के लिए सबसे अच्छा है कि एक मिलीजुली सरकार बने। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको भारतीय जनता पार्टी की जो रोज आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जाती हैं उनके द्वारा वो नहीं दिखती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता सांस तक ले लेते हैं तो उनको ऐसे नोटिस आ जाते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में AIMIM अध्यक्ष और हैदराबाद लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने भी चुनाव प्रचार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा देकर पार्टी को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे ने कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी की भी टेंशन बढ़ा दी है। इस मामले में जहां कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी कलह खुलकर सामने आई है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में लवली ने आम आदमी पार्टी के साथ चुनावी गठजोड़ का भी विरोध किया है। लवली ने कहा कि कांग्रेस की दिल्ली इकाई उस पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी जिसने
कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार के झूठे, मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ जाने का फैसला किया, जिससे दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज हैं। सूलों की और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल से महसूस करता है, उस पीड़ा को मेंशन करते हुए मैंने जो है अपना इस्तीफा भेजा है। माना जा रहा है कि लवली उत्तरी पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाए जाने से भी खफा हैं। लवली के इस्तीफे के बाद दिल्ली कांग्रेस कार्यकर्ता दो धड़ों में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। अरविंदर सिंह लवली के आवास पर इसकी बानगी उस वक्त देखने को मिली जब कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान उनसे मिलने पहुंचे। इस दौरान कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आसिफ खान के साथ बदसलूकी और धक्का मुक्की भी की। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी पार्टी पर कार्यकर्ताओं की आवाज नहीं सुनने के आरोप लगाए हैं। टिकट नहीं मिलने से नाराज दिल्ली कांग्रेस के दिग्गज नेता राजकुमार चौहान भी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। का एक पीड़ा और जो एक अंदर की है कि जिस तरीके से देखिए दिल्ली में कांग्रेस ऐसी स्थिति में है कि हम संघर्षरत हैं। हम पिछले 8-10 साल से जो दुष्प्रचार हुआ कांग्रेस के खिलाफ उसके बारे में वापस अपनी पुरानी साख को वापस लाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जो बातें उन्होंने कही हैं उनकी पीड़ा, इस पर गंभीरता से ध्यान जरूर देना पड़ेगा। बीजेपी पहले से ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर हमलावर रही है। बीजेपी लगातार कह रही है कि दोनों दल अपने ही कार्यकर्ताओं को गठबंधन को लेकर आश्वस्त करने में असफल रहे हैं। अब आपके साथ गठबंधन को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के इस्तीफे ने बीजेपी को हमला करने का एक और नया मौका दे दिया है। कन्हैया कुमार को टिकट देना, वो व्यक्ति जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता हो, वो व्यक्ति जो देश के आतंकवादियों के समर्थन करने वालों के साथ खड़ा होता हो, इस दिल्ली में या इस हिंदुस्तान में हर वो व्यक्ति जो अपने देश से प्यार करता है, अपने समाज से प्यार करता है, वो ऐसे किसी भी आदमी के साथ खड़े होने की जरूरत कर नहीं सकता। अरविंदर लवली जी ने सारी बातें स्पष्ट कर दी है। पहले तो दिल्ली से ऐसे प्रत्याशियों को उतारना जिनका ना दिल्ली से कोई वास्ता था, ना उनकी पार्टी से कोई वास्ता था, इसीलिए कन्हैया कुमार से और उदित राज से नाराज होकर कई कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बचे कुचे थे वो सड़कों पर थे। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर छठवें चरण में 25 मई को मतदान होगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि मतदान से पहले लवली का इस्तीफा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का असंतोष पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाएगा। अरविंदर सिंह लवली के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद के इस्तीफे ने एक बार फिर से राजनीति को गरमा दिया है और उनके इस इस्तीफे ने इस ओर इशारा किया है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन विफल होता दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ कांग्रेस का अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गया है। 25 मई को राजधानी में 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। उससे ठीक पहले उनका ये इस्तीफा क्या कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है या कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से जुटाने में कामयाब होगी। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज दिल्ली। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने ओडिशा की 2 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। संबलपुर सीट से नागेंद्र प्रधान और कटक से सुरेश मोहपात्रा चुनावी मैदान में होंगे। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी पार्टी ने 8 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी की है। और अररिया लोकसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी शहनवाज आलम ने कहा है कि बिहार के अररिया में ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं बल्कि स्थानीय विकास का मुद्दा है। साथ ही उन्होंने आरजेडी को जनता का सदैव समर्थन मिलने की बात कही। डीडी न्यूज संवाददाता राजेश राज से शहनवाज आलम ने चुनाव के मुद्दों पर बातचीत की। देखिए। शहनवाज आलम किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सीमांचल के गांधी के नाम से मशहूर पूर्व केंद्रीय मंत्री तस्लीमुद्दीन के छोटे बेटे हैं और शहनवाज हमारे साथ अभी बातचीत के लिए मौजूद हैं। शहनवाज साहब, सीमांचल के गांधी के बेटे आप हैं, पिताजी के नाम का कितना फायदा मिल रहा है? हम हो या हमारे परिवार को लोगों का आशीर्वाद प्यार मिलता रहता है और मैं समझता हूं कि इस बार भी हम लोग को मिलेगा। आपकी पार्टी का प्रमुख जो मुद्दा है, संविधान बचाओ, जाति जनगणना या फिर बेकारी नौकरी,
ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे अररिया में कितना प्रभावी हैं, इस कितना रंग ला रहा है? ये प्रतिवर्ष बिहार में जो है अररिया में फ्लड आता है, बाढ़ आता है, नेपाल से पानी आता है और किसानों को तबाह करके चला जाता है। स्थायी निदान तो दूर की बात है, इसके लिए कोई पहल जमीन पे आज तक नहीं देखा। जो है लोग पलायन होने पे विवश हैं। छोटे मोटे कल कारखाने कहीं नहीं दिखेंगे आपको, ताकि हम पलायन रोक सके। यहाँ से दिल्ली जाने के लिए एकमात्र ट्रेन है जो सीमांचल एक्सप्रेस है। ओवैसी साहब जो है किशनगंज में लगातार कैंप कर रहे थे, उनकी पार्टी से आप जीते, फिर आरजेडी में वापस अपने घर में आए। क्या लगता है कि ओवैसी साहब का मौन समर्थन प्राप्त है आपको, क्योंकि उन्होंने यहाँ कैंडिडेट नहीं दिया? नहीं, देखिए जो अच्छी चीजें होती है तो उसको सभी लोग समर्थन करते हैं। बहुत शुक्रिया। शहनवाज आलम जो राष्ट्रीय जनता दल के अररिया से प्रत्याशी हैं। कैमरामैन ललित के साथ अररिया बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर पहले से घिरी पश्चिम बंगाल सरकार और विवादों में आ गई है। ताजा मामला दक्षिणी कोलकाता में एक महिला नेता पर हमले से जुड़ा हुआ है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि उसकी कस्बा मंडल अध्यक्ष सरस्वती सरकार पर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया। इस हमले में वो बुरी तरह से घायल हुई है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का मुद्दा फिर से उठाते हुए कहा है कि इन हरकतों का बंगाल की जनता जवाब देगी। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने के कार्यकर्ताओं पर हिंसा का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस बार दार्जिलिंग जिले के माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बाद उत्साहित भाजपा कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, तभी टीएमसी के गुंडों ने उन पर हमला बोल दिया। हमले में भाजपा के कई कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आई हैं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद के भारतीय जनता पार्टी को लेकर दिए गए बयान पर विवाद छिड़ गया है। आकाश आनंद ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। आकाश आनंद के खिलाफ सीतापुर में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। आकाश आनंद के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। और वहीं सोमवार यानी 29 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। छठे चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 6 मई है। नामांकन पत्रों की जांच 7 मई को की जाएगी, जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 9 मई है। छठे चरण में 7 राज्यों की 57 सीटों पर 25 मई को वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव में जुबानी जंग और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीते दिनों राहुल गांधी द्वारा आरक्षण छीनने वाली टिप्पणी पर मामला गर्मा गया है। इस मामले पर आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आरक्षण छीनने वाली टिप्पणी के बाद इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी के बयान पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संघ परिवार ने कुछ समूहों को दिए गए आरक्षण का कभी विरोध नहीं किया। संघ शुरू से ही संविधान के अनुसार सभी आरक्षणों का समर्थन करता रहा है, लेकिन कुछ लोग दुष्प्रचार के जरिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करते, अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी निराधार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक भाजपा है तब तक आरक्षण को कोई छू नहीं सकता। राहुल गांधी निराधार झूठ बोलकर
लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा SC, ST और OBC के आरक्षण पर हमले किए हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को एक्स पर कहा था कि भाजपा नेताओं और नरेंद्र मोदी के करीबियों के बयानों से अब साफ हो गया है कि उनका उद्देश्य है संविधान बदलकर देश का लोकतंत्र तबाह कर देना और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण छीनकर देश चलाने में उनकी भागीदारी खत्म करना। लेकिन संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए कांग्रेस चट्टान की तरह भाजपा की राह में खड़ी है। जब तक कांग्रेस है, वंचितों से उनका आरक्षण दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। हालांकि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व पहले भी विपक्ष की ओर से ऐसे आरोपों को निराधार बता चुका है। प्रधानमंत्री मोदी बता चुके हैं कि कांग्रेस ने कैसे मंडल कमीशन की सिफारिशों को लंबे समय तक अटकाए रखा। अमित शाह ने भी कहा कि AMU जैसी संस्थाओं में SC, ST और OBC को आरक्षण नहीं मिलने की वजह सिर्फ कांग्रेस की नीतियां रही हैं। इसके अलावा भाजपा कर्नाटक में सभी मुस्लिमों को OBC वर्ग में शामिल करने के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेर रही है। ऐसे में आरक्षण को लेकर सियासत गर्म है। जनादेश डेस्क, DD न्यूज। छत्तीसगढ़ में चर्चित महादेव ऑनलाइन सट्टे मामले में मुंबई पुलिस ने एक्टर साहिल खान को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से गिरफ्तार किया है। बैटिंग ऐप मामले में साहिल खान की गिरफ्तारी की गई है। एक्टर साहिल खान को मुंबई की कोर्ट ने 1 मई तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। साहिल 4 दिन पुलिस कस्टडी में रहेंगे। एक्टर साहिल खान के वकील ने कहा है कि साहिल एक सेलिब्रिटी हैं, उनका रोल इसमें बिल्कुल लिमिटेड है। जैसा कि पुलिस ने कहा है कि 2000 सिम कार्ड और बैंक अकाउंट मिले, लेकिन एक भी अकाउंट साहिल के नाम पर नहीं है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने साहिल खान को अग्रिम जमानत याचिका उनकी खारिज कर दी थी। साहिल खान पर बैटिंग ऐप का संचालन करने और बैटिंग को प्रमोट करने का आरोप है। वहीं मुंबई SIT इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस की ओर से दर्ज FIR के मुताबिक घोटाला लगभग 15,000 करोड़ रुपए का है। इस केस में एक्टर साहिल खान और 31 अन्य लोगों के खिलाफ जांच जारी है। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप का संचालन दुबई से सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल द्वारा किया जाता था। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी की चपेट है और गर्म हवाओं के थपेड़ों और लू से आम जनजीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु गर्मी का सितम झेल रहे हैं। ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु समेत कई राज्य भीषण गर्मी की चपेट में हैं और लू की मार झेल रहे हैं। दोपहर के समय तो घर से बाहर निकलना दूभर हो रहा है। कुल मिलाकर बढ़ते पारे से आम जनजीवन बेहद प्रभावित है। पिछले 13 दिनों में ओडिशा के कई इलाकों में लगातार लू चल रही है। 14 स्टेशनों पर तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक उमाशंकर दास ने बताया कि भुवनेश्वर में कल पिछले 10 साल का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। इसे देखते हुए उन्होंने आम लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। 2010 के बाद अगर देखा जाए, ये सबसे जो कंटिन्यूटी जो लॉन्ग स्पेल रहेगा हीट वेव के डाटा सिंस 2010। और भुवनेश्वर में भी, भुवनेश्वर सिटी में खास करके देखा जाएगा तो हमारा जो है कंटिन्यूसली लास्ट अगर 14 डेज में 40 डिग्री से टेम्परेचर नीचे नहीं गिरा। ये भी लार्जेस्ट एक रिकॉर्ड है। और आज का जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है भुवनेश्वर में 44.6, ये 4th हाइस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर है इन द मंथ ऑफ अप्रैल में। ये 4th हाइस्ट है। एंड लुकिंग इनटू दिस कंडीशन वी हैव एडवाइज पीपल नॉट टू गो आउट ड्यूरिंग द पीक आवर्स ऑफ डे, दैट इज 11 AM to 3 PM। वहीं बिहार के पटना में भी गर्मी से लोग बेहाल हैं और नारियल पानी और गन्ने के रस के जरिए अपनी थकान दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर राजस्थान में जयपुर के नाहरगढ़ प्राणी उद्यान में प्रशासन ने वन्य जीवों को गर्मी और लू से बचाने के लिए कई उपाय किए हैं। इसके लिए कूलर सहित कई प्रकार की व्यवस्था की गई है। जानवरों के ग्रीन नेट लगा रहे हैं, छाँव के लिए पानी पूले की छाँव करवाई जा रही है और टाइगर इनके में जो है रेन स्प्रे कराया जा रहा है, स्प्रिंकलर चलाए जा रहे हैं, रेन गन वो चलाई जाती है। उसके अलावा जो वाटर कूलर का भी इंतजाम हम कर रहे हैं। इसके जो केज होते हैं उसके अंदर वाटर कूलर भी लगाए जा रहे हैं
और विशेष तरह पे खान पीन का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इधर पहाड़ी राज्यों में मौसम ने करवट ली है। जम्मू कश्मीर में जमकर बर्फबारी हो रही है। बांदीपुरा के गुरेज में भारी बर्फबारी के कारण 35 गाड़ियां बीच रास्ते में फंस गईं। इसके बाद सीमा सड़क संगठन के एक दल ने फंसी हुई सभी गाड़ियों को सुरक्षित निकाला। वहीं मौसम विभाग ने 30 अप्रैल तक देश के पूर्वी और दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार 30 अप्रैल से गंगा के तटवर्ती पश्चिम बंगाल के कई स्थानों, ओडिशा के कई हिस्सों और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में लू से लेकर गंभीर लू की स्थिति बनी रह सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान बिहार, झारखंड, तेलंगाना, रायलसीमा, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में लू चलने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हरियाणा के गुरुग्राम स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में 2 दिवसीय अखिल भारतीय भगवत गीता महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश भर के संतों और आध्यात्मिक गुरुओं समेत 2000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तराखंड के रुड़की से आए जगत गुरु स्वामी यतीन्द्रानंद महाराज ने कहा कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका आत्मनिरीक्षण है। उन्होंने अपने भीतर राम राज्य लाकर समाज को बदलने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। वहीं अयोध्या से आए जगत गुरु ओमकारानंद महाराज ने भी कहा कि इस सृष्टि का कण-कण ईश्वर की रचना है। और दिल्ली भाजपा पूर्वांचल मोर्चा ने जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हुए कार्यक्रम में कई गणमान्य हस्तियां शामिल हुईं और इस दौरान कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद मनोज तिवारी के साथ साथ दिल्ली में रह रहे पूर्वांचल वासी उपस्थित थे। इस मौके पर कर्पूरी ठाकुर के जीवन पर आधारित फिल्म की स्क्रीनिंग भी की गई। ये जिन जिन लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने सम्मानित किया है, चाहे वो सम्मान पद्मश्री का हो, चाहे वो सम्मान पद्म विभूषण का हो, पद्म भूषण का हो, चाहे वो अशोक चक्र हो, परमवीर चक्र हो और चाहे भारत रत्न, आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जी की दृष्टि ही अलग है। और वो लाइन मुझे लगता है उसमें किताब लिखी जा सकती है जो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी को पता है किसकी विचारधारा देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उसको कुछ लोगों ने दबाने की कोशिश की, नरेंद्र मोदी ने उसको ऐसा बना दिया कि आने वाली सदियां कभी नहीं भूल पाएंगे। वो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने नींव डाला कांग्रेस के विरोध में, पहली संयुक्त सरकार बनाने का शुरुआत किया। और हमें गर्व है भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का सहयोग, चाहे वो 67 हो, 71 हो, चाहे वो 77 हो। एक बार उप मुख्यमंत्री बने और 2 बार मुख्यमंत्री बने और तीनों बार भारतीय जनसंघ ने उनको समर्थन देकर गद्दी पर पहुंचाने का काम। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देना और बार बार जब ये कहा जाता है कि पिछड़ों का सम्मान है या बिहार के सभी लोगों का सम्मान है, मुझे लगता है कि श्री कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देना हर भारतीय का सम्मान है। वाराणसी के बनारस क्लब की महिलाओं ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक कार रैली निकाली। जिलाधिकारी और बनारस क्लब के पदाधिकारियों ने इसे झंडी दिखाई। इसमें शामिल महिलाओं में बहुत उत्साह देखा गया। काशी में जो जिम्मेदारी है मतदान की वो यहाँ के जिला अधिकारी एस राजलिंगम के पास है, क्योंकि जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं। किस तरह से मतदान को बढ़ाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, उसमें ये कितना भागीदारी होगी, महिलाएं खासतौर से इसमें लगी हुई हैं बनारस के। जैसा कि आप जानते हैं टोटल मतदाताओं में से लगभग 50% हमारे नारी शक्ति है और जिला प्रशासन की ओर से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई सारे कार्यक्रम का आयोजन की जा रही है। जैसे कल गैस सिलेंडर में भी टैग लगाने का काम किया, ह्यूमन चेन का किया था और भी अन्य तमाम जो जागरूक कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं। उसके दृष्टिगत आज ये कार रैली का जो आयोजन कर रहे हैं, जिसमें खासियत है कि सारे हमारे महिलाएं इसको ड्राइव करेंगे
और एक अच्छा संदेश समाज में जाएंगे कि महिलाओं और अन्य जो हमारे पुरुष मतदाता भी 100% अपना वोटिंग का प्रयोग करें। 1 जून को जरूर आवश्यक वोट अपना वोट डालें। जो ये रैली है ना, ये टोटली वुमेन के लिए है और यंगस्टर्स के लिए भी, एल्डर्स के लिए भी है और एक जागरूकता है कि हम सब के अंदर में मॉर्निंग में उठने की हैबिट लग जाए, क्योंकि चुनाव आने वाला है और वोटिंग करना है। हम वोटिंग की जागरूकता को लेकर के एक वुमेन्स रैली निकाल रहे हैं ताकि लोग जो है अपने कीमती वोट को वेस्ट न करें, वोट जरूर दें। वोटिंग जो है बहुत सीरियस चीज है, इसको हल्के में ना लें और अगर आप वोट नहीं करने जाते, आपको अपने घर का आराम पसंद है, तो आप कोई भी चीज की किसी भी तरह का कंप्लेंट करने के हकदार नहीं है। महिलाएं एक संदेश भी है और आपको आगाह भी कर रही हैं कि आप केवल अपने अधिकार की बात मत कीजिए, कर्तव्य का पालन कीजिए, मतदान करके, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप मतदान नहीं करते हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है कि आप किसी भी तरह के अधिकार का आप मांग करें, क्योंकि यह कर्तव्य है आपका और इसे करना ही है। मतदान को बढ़ाने के लिए काशी में किस किस तरह के पोस्टर्स का प्रयोग कर रहे हैं, ये बार बार कह रही हैं दिखाने के लिए, जरूर दिखाइए। 1-2 नहीं करो तुम 20 अच्छे कार्य, लेकिन यदि चुनाव के दिन नहीं किया मतदान तो सब है बेकार। यानी वही बात कि मतदान अगर आप नहीं करेंगे तो देश के विकास में अपनी भूमिका, अपने शहर के विकास में, अपने समाज के विकास में अपनी भूमिका नहीं निभा पाएंगे। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, बनारस क्लब, वाराणसी। और उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुई सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से अधिक घायल हैं। हादसा उस समय हुआ जब सफीपुर उन्नाव रोड पर जमलदीपुर के पास एक तेज रफ्तार ट्रक और बस में सीधी भिड़ंत हो गई। घटना में मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के एक हिस्से के परखच्चे उड़ गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को निकालकर अस्पताल भेजा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात तट से दूर अब अरब सागर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास लगभग 86 किलोग्राम ड्रग्स के साथ 14 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। भारतीय तटरक्षक बल ने एनसीबी और गुजरात एटीएस के साथ मिलकर इस संयुक्त अभियान को अंजाम दिया है। पाकिस्तानी नाव में मिली इस प्रतिबंधित सामग्री की कीमत लगभग 600 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पिछले कुछ दिनों से खुफिया इनपुट के आधार पर एजेंसियों द्वारा ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिसके बाद एजेंसियों को यह सफलता मिली है। और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बर्फबारी के बीच भी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह पूरे चरम पर है। यहां के जनजातीय क्षेत्र पांगी में खराब मौसम के बावजूद स्थानीय विधायक डॉक्टर जनक राज की अगुवाई में पार्टी प्रत्याशी कंगना रनौत के पक्ष में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रचार किया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग मेघालय में नाबालिग लड़कियों से गैंगरेप के मामले की जांच कर रहा है। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने बताया है कि मेघालय के साउथ वेस्ट गारो हिल्स अम्पति जिले में एक आदिवासी उत्सव के दौरान किए गए हमलों की घटना में नाबालिग लड़कियों से गैंगरेप किए जाने की शिकायत की जांच हो रही है। इसके लिए एनसीपीसीआर की टीम ने घटनास्थल का दौरा किया। प्रियंक कानूनगो ने बताया है कि आश्चर्य की बात है कि आदिवासी बच्चों पर इतने नृशंस अपराध की राष्ट्रीय स्तर में कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि शिकायत के अनुसार इस घटना में रोहिंग्या घुसपैठियों के लिप्त होने का संदेह है। हमको शिकायतकर्ता ने बताया है कि हमलावर अवैध रोहिंग्या घुसपैठिए हो सकते हैं। इन्होंने न केवल लड़कों से मोबाइल छीने, उनके पैसे छीने, उनको हाथ पैर बांध के मारा पीटा, घिनौना काम किया है। इन्होंने लड़कियों के साथ गैंग रेप किया है। अभी भी आधा दर्जन अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। हमने यहाँ आकर इस घटना की जांच की है। हम इस मामले में विक्टिम से मिले, विक्टिम के परिवारों से मिले। आयोग पूरी मुस्तैदी के साथ ये तय करेगा कि इस घटना के प्रत्येक आरोपी को सजा मिल सके, कोई भी अपराधी बचने ना पाए और इस तरीके की घटनाएं ना हो, उसके लिए जरूरी ताकीद अपनी रिपोर्ट में रिकमेंडेशन के रूप में शामिल करके भारत सरकार को और राज्य सरकार को दिया।
अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन सोमवार को सऊदी अरब के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री अपने दौरे के दौरान गाजा में युद्ध विराम के प्रयासों और इजरायली बंधकों की रिहाई पर चर्चा करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री गाजा को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए भी वार्ता करेंगे। ये संघर्ष को फैलने से रोकने के और क्षेत्र में स्थायी शांति और सुरक्षा के लिए चल रहे प्रयासों पर भी चर्चा करेंगे। अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान ब्लिंकन खाड़ी सहयोग परिषद की एक मंत्री स्तरीय बैठक में भी भाग लेंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 5 मैच की T20 सीरीज के पहले मैच में बांग्लादेश को 44 रनों से हरा दिया। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 145 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 8 विकेट पर 101 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज खेले गए पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 9 विकेट से हरा दिया। मैच में आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। गुजरात ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 200 रन बनाए। जवाब में आरसीबी ने 16 ओवर में सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। आरसीबी की ओर से विल जैक्स ने नाबाद शतक लगाया, वहीं विराट कोहली 70 रन बनाकर नाबाद रहे। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। राष्ट्र निर्माण के लिए एक